डॉक्टर साहब, आपकी जर्नी डॉक्टर टू डोर, जरा वो कुछ स्टोरी बताइए, फिर आगे की बेलगामियत की बातें करी जाएं। सर, मेरी जो जिंदगी की शुरुआत हुई थी, जब मैं पैदा हुआ था तो मैं एक बीमारी के साथ पैदा हुआ था। उस बीमारी का नाम था CTEV या क्लब फुट, जिसको हम बोलते हैं। क्लब फुट में एक बीमारियों का समूह होता है। डॉक्टर्स का मतलब है एक बहुत बड़े बिजनेस का CEO जैसा फील करना। आपके माता पिता ने क्या ये सोचकर डॉक्टर बनाया था कि बच्चे का भविष्य संवर जाएगा और बच्चा कुछ गलती काम कर रहा है, बैठ के सेवा कर रहा है? जो सवाल आपने पूछा इसमें ऐसा है कि भाई, मैं जहाँ से आता हूँ तो मेरे वहाँ पे आज भी हेल्थ की जो इतनी सुविधाएं नहीं है। तो मेरे जो घर वाले थे, जो आज के माता पिता सोच रहे हैं, वो इतना उन्होंने कभी मेरे से एक्सपेक्ट नहीं किया कि मनी के बारे में। आप अपनी जरा डॉक्टर की एक जो जर्नी थी आपकी, एम्स से लेकर वापस अपने गांव आने तक, उसको थोड़ा सा बता दीजिए। मेरी मेडिकल जर्नी बहुत बड़ी है। मतलब एक्चुअली में क्या है, मैं गांव से पहली क्लास से मैं गांव से बाहर हो गया था। मतलब मैं पहली क्लास मेरी तहसील में पढ़ा, फिर मैंने 5-7 स्कूलें चेंज करी, मेरी 12वीं तक स्कूल में भी। ये डॉक्टर ऑन डोर वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्यों आया? सर, ये शुरुआत हुई थी दिल्ली में। दिल्ली में जब कोविड का फर्स्ट वेव आया था तो मैं बसैदारपुर दिल्ली में था। तो उस टाइम क्या हुआ कि हॉस्पिटल्स बंद हो गए थे, तो लोग सारे डॉक्टर्स डिजिटली लोगों की हेल्प कर रहे थे। हम भी उसी पार्ट का हिस्सा थे। लोगों ने उस समय ये नहीं कहा कि आदमी बेवकूफ है? हाँ, शुरुआत में सर जब किया था तो बहुत सारे लोगों को लगता है क्या कर रहे हैं। ऐसे खुद डायरेक्ट तो नहीं बोलते थे मेरे से, लेकिन यार ये क्या, मतलब हंसते थे मेरी इस मुहिम पे। डॉक्टर ऑन डोर का जो कॉन्सेप्ट आप लेकर आए, सही मायने में आप यहाँ से आपके बेलगाम होने की शुरुआत हो गई। तो आपको डॉक्टर ऑन डोर को धरातल पे लाने के लिए काफी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी होंगी और आज भी लड़ रहे होंगे। वहां पर आपने कैसे अपने आप को स्टैंड करके रखा? एक्चुअली में बड़ा ये मैं कर पाया, इसका एक रीजन तो ये था कि मेरा मेडिकल जर्नी बड़ी थी। तो बड़ी जर्नी में हर मेडिकल कॉलेज में हमारे पास, एक मेडिकल कॉलेज में बात करेंगे तो आप 600-700 डॉक्टर एक मेडिकल कॉलेज में होते हैं। तो इस चक्कर में मेरे पास काफी ऐसे लोग थे जो मेरे पास, मतलब बैक ऑफ माइंड में थे, जो मेरे लिए शुरू से डट के खड़े हैं और आज भी मेरे साथ है। बाकी रही बात दूसरे लोगों की, लोग तारीफ करेंगे आपकी, यार आप अच्छा कर रहे हो और आप अच्छा करना चाह रहे हो, लेकिन इतनी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के वो काम नहीं करना चाहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप जब लोगों की सेवा कर रहे हैं तो सरकारी सिस्टम आपको सहयोग तो दे रहा होगा? सर देखो, सरकारी सिस्टम क्या, सबका सिस्टम है। और इसमें क्या होता है कि ये एक आदमी का नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं। अब सिस्टम में लोग कैसे हैं, मैं कैसा हूँ, आप कैसे हैं, ये आप जानते हैं, मैं जानता हूँ। कोई आदमी ये तो बोलेगा नहीं कि मैं गलत आदमी। हर आदमी अपने आप को सही बात बोलेगा। तो मैंने क्या वहां पर क्या फील किया मैंने, कि वहां पर क्या होता है, जैसे आपको कोई चीज चेंज करनी है तो आपको 3 लोगों से मिलना पड़ेगा उसमें, कि सर ये गलत हो रहा है। तो हो सकता है 2 लोग फेवर में, एक फेवर में नहीं हो जो बड़ा हो। तो ऐसे ज्यादा चेंजेस में कर नहीं पाया। आप इस तरह के समाज सेवा के काम में हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, आपके इस काम को सरकार नहीं देख रही है वहाँ की? मेरे को लगता है, मैंने ये चीज भी नोटिस की है कि सरकार को इतना ज्यादा नहीं है। मतलब जैसे कोई इम्पैक्ट आप करना चाह रहे हो, तो क्या मेरे यहाँ सरकार के लोगों को पता नहीं कि मैं ये काम कर रहा हूँ? जैसे आजकल के समय में पेशेंट जो है ना, वो बिना, जब तक डॉक्टर उसके स्टेथोस्कोप लगा ना दे चेस्ट पर, आंखें फैला कर ना देख ले, तब तक मरीज को संतुष्टि होती नहीं है। ऑनलाइन में और इसमें अभी आपको कहाँ तक लगता है कि कामयाबी मिल रही है? जिनको फेथ नहीं है, जो लोगों को जैसे फेथ नहीं है कि यार क्या पता ये डॉक्टर वो डॉक्टर है कि नहीं है जिससे अपन बात करना चाह रहे थे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। नमस्कार, बेलगाम बंदा के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अपने साथ एक शख्सियत को जोड़ रहे हैं जो सही मायने में बेलगाम है। हम बेलगाम उन्हें क्यों कह रहे हैं ये हम बाद में बताएंगे, और हम क्यों बताएंगे आप जब उनसे हमारी बातें सुनेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि बेलगाम है। बात होगी आज एक आस्था की, और आस्था क्या है समझते हैं? आस्था में सवाल नहीं होते हैं। चीजें हो गई तो वेल एंड गुड, नहीं हुई तो भगवान की मर्जी, ये होती है आस्था। हम सवाल नहीं करते। और ये केवल ये चीजें भगवान के साथ आस्था से नहीं जुड़ी हैं, ये आस्था जुड़ी होती है और भी बहुत से लोगों से। एक सताए हुए आदमी की आस्था जुड़ी होती है वकील से, एक बीमार की आस्था जुड़ी होती है एक डॉक्टर से, और भी ऐसे कई प्रोफेशन हैं जहां पर आस्था एक सवाल बन जाती है। लेकिन उसके एवज में कोई सवाल नहीं कर सकता कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आस्था गहरी होती है। और आज के समय में आस्था का व्यापार बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। 40 साल पहले तक तो ऐसा नहीं था। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, हर जगह आस्था ने व्यापार का रूप ले लिया है। हमारे मंदिरों तक ने अब व्यापार का रूप ले लिया है। लेकिन वहीं इसके इतर कुछ लोग हैं
जो लोगों की आस्था के साथ में वास्तव में न्याय करते हैं, और इस न्याय को करने के लिए उन्हें सिस्टम से लेकर हर जगह लड़ना पड़ता है, या यूं कह लीजिए पूरी तरीके से बेलगाम होना पड़ता है। ऐसे ही एक बेलगाम है हमारे साथ में डॉक्टर हरि सिंह मीना। हरि सिंह मीना जी ने सिस्टम के साथ लड़कर झगड़कर उन्होंने अपने लिए वो द्वार बनाए, यूं कहिए अपने लिए नहीं बनाए, अपने सपनों के लिए। उनके अंदर एक दृढ़ संकल्प था कि वो जरूरतमंदों की सेवा उनके दरवाजे तक पहुंचकर करेंगे। आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले लगभग, उन्होंने अपने इस पुण्य काम की शुरुआत की और जरूरतमंदों तक वो खुद पहुंचे, और उन्होंने इसके लिए हर तरीके से सारे माध्यमों का इस्तेमाल किया। बहुत विस्तार में उन्हीं से जानते हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब हमारे इस बेलगाम बंदा के शो में, और आप सही मायने में बेलगाम हैं। तो डॉक्टर साहब, पिछली बार हमारी आपकी बात जो है किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, लेकिन आज ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो। तो स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब, आपकी जर्नी डॉक्टर टू डोर तो बाद में शुरू हुई। पहले ये भोला भाला इंसान जो चेहरे से दिख रहा है वो कितना बेलगाम है, वो डॉक्टर बना, लेकिन डॉक्टर कैसे, क्यों बना, किन परिस्थितियों में बना, मतलब कहाँ से ख्याल आया कि डॉक्टर ही बनना है, जरा वो कुछ स्टोरी बताइए, फिर आगे की बेलगामियत की बातें करी जाएं। सर, मेरी जो जिंदगी की शुरुआत हुई थी, जब मैं पैदा हुआ था तो मैं एक बीमारी के साथ पैदा हुआ था। उस बीमारी का नाम था CTEV या क्लब फुट, जिसको हम बोलते हैं। क्लब फुट हम उसको इसलिए बोलते हैं, क्लब फुट में एक बीमारियों का समूह होता है। जैसे कि मेरी जो बीमारी थी वो एक मेरा जो पैर, दोनों पैर मेरे बचपन में ही टेढ़े थे, उसमें काफी सारी डिफॉर्मिटियां होती है, जो क्लब जिसको हम बोलते हैं। तो उसके साथ में पैदा हुआ। जब पैदा हुआ तो मैं आज के 35-38 साल पुरानी बात मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम मेडिकल साइंस इतना मजबूत नहीं था जितना आज है। तो लोगों ने लगा कि यार ये बच्चा शायद हो सकता है कि ये अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा, ये चल नहीं पाएगा। लेकिन थोड़ी मेरे पिताजी उस टाइम 5वीं क्लास पास थे, थोड़ा उनको साइंटिफिक टेम्पर था उनमें। तो उनके एक दोस्त ने उनको बताया इस बीमारी के बारे में, और मेरे को SMS जयपुर तो हॉस्पिटल, वहां मुझे ले जाया गया, और वहां पर मेरा ऑपरेशन हुआ। दोनों पैरों का ऑपरेशन हुआ, दोनों पैर। फिर मैं अब बिल्कुल उसके बाद में ठीक हो गया। तो फिर मेरे घर वालों को लगा कि यार इसकी जिंदगी को मेडिकल साइंस ने संवारा है, तो इसकी जिंदगी को मेडिकल साइंस को ही सौंप दी जाए। ये उन्होंने बातचीत की, और ये बात मेरे अचेत मस्तिष्क में कहीं न कहीं रुक गई, और फिर मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। घर वालों ने फिर मेरे को 10वीं पास होने के बाद मेडिकल साइंस दिला दी। फिर मैंने मेहनत की और मैंने MBBS पास कर ली। और देखो, ये प्रकृति का सहयोग इसको हम बोल सकते हैं कि MBBS के बाद आप PG किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हो। और मेरे पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं कोई सी सब्जेक्ट उठा लूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने भी ये सोचा कि यार प्रकृति ने मेरे को जिस चीज के लिए भेजा है, क्यों ना वही काम किया जाए। और मैंने ऑर्थोपेडिक्स को उठाई और PGI रोहतक से मैंने ऑर्थोपेडिक्स की, और आज मैं उसी बीमारी का डॉक्टर हूँ जिस बीमारी के साथ मैं पैदा हुआ। तो मतलब आपने ऑर्थोपेडिक जो आप हुए उसको आप जो है एक ऊपर वाले की देन मानते हैं कि आपको ये मिला। हाँ, एक प्रकृति का सहयोग मानेंगे सर, कि यार मतलब कि मैं और भी ब्रांच हो सकती, लेकिन मैं उस डायलेमा में था वहां पे कि यार क्या चूज किया जाए। फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जहां से शुरुआत की क्यों ना उसी को चुन लिया जाए। अच्छा, ये बताइए, चलिए डॉक्टर तो अब आप बन गए, अब उसके बाद एक जैसे आजकल है, एक डॉक्टर का मतलब, मैं सभी डॉक्टर्स के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन एक डॉक्टर्स का मतलब है एक बहुत बड़े बिजनेस का CEO जैसा फील करना। माँ बाप ने आपको डॉक्टर बनाया, तो क्या ये भी एक संयोग है? क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, आज के समय में कोई अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है तो वो समाज सेवा के लिए नहीं बनाना चाहता। वो जानता है इस फील्ड में अब पैसा बहुत है, ग्लैमरस लाइफ है, खूब सुख सुविधाएं, आराम से बच्चे के भविष्य के हिसाब से डॉक्टर बनाया जाता है संवारने के लिए। आपके माता पिता ने क्या ये सोचकर डॉक्टर बनाया था कि बच्चे का भविष्य संवर जाएगा और बच्चा अब कुछ गलती काम कर रहा है, बैठ के सेवा कर रहा है, ऐसा? देखो सर, इसमें बड़ा ये वाला जो
जो सवाल आपने पूछा इसमें ऐसा है कि भाई मैं जहां से आता हूँ, मतलब मेरा गांव जहां है, मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में बोली तहसील के कोड़े गांव का रहने वाला हूँ। तो मेरे वहां पे आज भी हेल्थ की जो इतनी सुविधाएं नहीं है। तो मेरे जो घर वाले थे भाई, उनको भी मतलब जिस सिनेरियो में आता हूँ तो वो इस चीज को नहीं देखते। मतलब उनको इतना, जो आज के माता पिता सोच रहे हैं वो इतना उन्होंने कभी मेरे से एक्सपेक्ट नहीं किया कि मनी के बारे में। हालांकि लोग अब जैसे मैं पीजी करने के बाद मुझे लगा कि लोग कहीं न कहीं उनसे पूछते, मतलब कई बार मैंने फील किया है कि लोग पूछते हैं कि भाई अब तो ऐसा कितना होना कमा चाहिए। लेते हो, एक महीने का कितना जो कमा जिस लेते सवाल हो? पे आप पूछना चाह रहे हो उस पर फिर उनको भी किसी ने सोचने में मजबूर किया। तो जब मैं एमबीबीएस किया था तो मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं था कि यार एमबीबीएस कर लिया, फिर बाद में जब पीजी कर लेते हैं तो फिर अपने को थोड़ा सा अपना पोटेंशियल का पता लगता है पीजी करने के बाद। क्योंकि एमबीबीएस तो वैसे भी मतलब आजकल काफी सीट्स भी बढ़ गई है, लेकिन पीजी करने के बाद थोड़ा सा अपने आप में कि यार मैंने कुछ अचीव कर लिया है। तो वैसे था, लेकिन मेरे क्या है कि भाई मेरे दिमाग में ऐसे था कि मैं जहां से आ रहा हूँ, मैं वहां पे मैंने देखा कि हेल्थ सुविधाएं नहीं है मेरे, अभी भी नहीं है सर। जहां से मैं आता हूँ वहां पर अभी तक स्पेशलिटी के डॉक्टर्स नहीं है। मेरे तहसील की बात कर रहा हूं मैं। फिर देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट देख लिए, तो फिर मुझे लगा कि देखो यार सर, पैसा तो ऐसा है कि पैसा आप कितना भी कमा लो, पैसा का कोई ये टारगेट नहीं है कि आपका ये लिमिट आपकी फाइनल है। लेकिन अगर आप कुछ चेंजेस करेंगे अपने आसपास, या जैसे कि हम कोई भी, जैसे मैं अपनी बात करता हूं, मैं डॉक्टर बन गया आज, मेरी वाइफ डॉक्टर है, तो मेरी लाइफ ठीक है, मतलब मैं एक अच्छी लाइफ जी सकता हूं। अब मैं अपने शौक और भी अच्छे पाल लूं तो शायद मैं उसी में भी और भी कुछ करूं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जिस जगह से आया हूं और मैं यहां तक पहुंच गया तो मैंने अपने लिए बहुत कुछ कर लिया है। अब मेरा ऐसा है कि जिन लोगों के पास में उठ के आया हूं उन लोगों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे खुशियां दे सकूं या उनके लिए कुछ कर सकूं मैं। तो ये सोच के फिर मैंने थोड़ा सा ये काम करने की कोशिश की है। आप अपनी जरा डॉक्टर की एक जो जर्नी थी आपकी, जी सर। एम्स से लेकर और वापस अपने गांव आने तक, हाँ जरा उसको थोड़ा सा बता दीजिए। सर, मेरी मेडिकल जर्नी बहुत बड़ी है। मतलब एक्चुअली में क्या है, मैं गांव से पहली क्लास से मैं गांव से बाहर हो गया था। मतलब मैं पहली क्लास मेरी तहसील में पढ़ा, फिर मैंने 5-7 स्कूलें चेंज करी मेरी 12वीं तक स्कूल में भी। फिर मैंने एमबीबीएस के लिए सबसे पहले मुझे मिला था बड़ौदा मेडिकल कॉलेज, गुजरात में बड़ौदा का मेडिकल कॉलेज मिला। 2-3 महीने मैंने वहां पर एमबीबीएस में पढ़ाई की, फिर बाद में मेरा 4th काउंसलिंग हुई और मैं जोधपुर के मेडिकल कॉलेज में आ गया था। वहां मैंने एमबीबीएस करी 5 साल, 5.5 साल का जो कोर्स होता है, 4.5 साल फाइनल, फिर एक इंटर्नशिप होता है। फिर उसके बाद मैं एम्स दिल्ली चला गया सर। मैं एम्स दिल्ली मैंने 5-6 महीने काम किया एज ए जूनियर रेजिडेंट के रूप में। फिर उसके बाद मेरा पीजीआई रोहतक हरियाणा में सिलेक्शन हो गया। वहां से 3 साल फिर मैंने पीजी किया ऑर्थोपेडिक्स में। फिर मैं 1 साल के लिए अजमेर आ गया। अजमेर आने का कारण था, मेरी वाइफ वहां पे पीजी कर रही थी, वो फाइनल ईयर में थी। 1 साल फिर वहां रहा मैं। फिर उसके बाद मैं आ गया जयपुर में, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में रहा, सीनियर रेजिडेंट के रूप में काम किया। फिर 3-4 महीने से मैंने वहां काम किया। फिर मेरा एक इंटरव्यू, दिल्ली का एक बड़ा इंस्टीट्यूट है ईएसआई बसेदारापुर, तो वहां फिर मेरा चयन हो गया, तो मैं वहां चला गया। फिर मैंने 1.5 साल वहां काम किया, और वहां काम करने के बाद फिर मुझे लगा यार सब कुछ कर लिया इतना सारा, तो अब चलो वापिस राजस्थान जाते हैं। फिर मैं राजस्थान आया, और राजस्थान में एक मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम होता है, जो स्टेट, राजस्थान में हमारे जो स्टेट में जो डॉक्टर काम करते हैं, जिला, उपजिला अस्पताल, तहसील पे, उसमें मैं चयनित हुआ। और फिर मेरे को गंगापुर सिटी का जो जिला अस्पताल है वहां पर मैं ऑर्थोपेडिक के रूप में काम किया। वो भी मैंने 5 साल काम किया, और अब सर 5 साल बाद मैंने उधर से रिजाइन देके, और अब मैं चाह रहा हूँ कि कुछ चेंज कर सकूं मैं हेल्थ में, और उस पर अच्छा, काम कर। देखने से आप ऐसे लग नहीं रहे हैं। आपने जो इतने साल, 5-5 साल जोड़े, उस हिसाब से तो 50 साल निकल गए आपके, और एज इतनी दिख नहीं रही है। ये सर 40 साल तो है, 40 साल मतलब मेरे को पूरे हो गए हैं मेडिकल साइंस में अच्छा, साथ काम 40 साल करते। आप देखने में लग नहीं रहे हैं बिल्कुल। अब सर इसमें तो लोगों की दुआ, प्यार और थोड़ा मेरा फिटनेस को आप मान सकते हो। अच्छा, चलिए, ये तो हो गया आपका। लेकिन ये डॉक्टर ऑन डोर वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्यों आया? क्योंकि ये तो एकदम, मतलब जब सब कुछ बढ़िया है, आप बैठे हुए ऑर्थोपेडिक के रूप में, वहां पर पेशेंट आ रहे हैं, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, तो ये हेडेक क्यों ले लिया आपने? सर ये शुरुआत हुई थी दिल्ली में। दिल्ली में जब कोविड का फर्स्ट वेव आया था, तो मैं बसेदारपुर दिल्ली में था। तो उस टाइम क्या हुआ कि हॉस्पिटल्स बंद हो गए थे, तो लोग, सारे डॉक्टर्स डिजिटली लोगों की हेल्प कर रहे थे। हम भी उसी उसी पार्ट का हिस्सा थे। लेकिन उस टाइम हुआ फर्स्ट वेव आई, तो फिर हमको बड़ा, उस टाइम बड़ा फील हुआ। मतलब डॉक्टर हेल्थ के बारे में बहुत बड़ा चैलेंज था हेल्थ के लिए, जो कोविड की जो
कोविड ने लोगों को हेल्थ के बारे में बहुत कुछ सिखा के गया है कोविड। तो तब पता लगा कि यार हम कहाँ हैं, हमारा जो आधारभूत ढांचा हेल्थ का कितना मजबूत है। उस टाइम से मेरे दिमाग में आइडिया उस टाइम से आया। फिर कोविड पहली वेव चली गई, दूसरी चली गई, तो कोविड तो चला गया, शहर तो वापस वैसे ही हो गए। लेकिन गांव में भी आज कोविड जैसे, मतलब कोविड तो नहीं है, लेकिन गांव की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तो अभी भी कोविड ही लगा हुआ है सर। तो मुझे लगा क्यों नहीं यार, फिर मुझे यहाँ पता लगा कि यार लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है सारे। जैसे अभी बात करते हैं सरकारी सिस्टम की, तो जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सीएससी, पीएससी तक एमबीबीएस डॉक्टर काम कर रहे हैं। मतलब वही आपका प्राइम डॉक्टर है, वही डॉक्टर आपके लिए सारी चीजें देख रहा है। तो ये भी एक तरह से कोई ठीक चीज नहीं है। जैसे कि कोई बंदा डॉक्टर नहीं है, एमबीबीएस नहीं है, वैसे ही आप एमबीबीएस और आप किसी स्पेशलिटी के लिए इतना नहीं कर पाएंगे। मतलब एक तरह से वो लीगली भी गलत मानता हूं मैं। तो आज भी वही है। मतलब मेरे को जो मैंने सिस्टम देखा, मैं राजस्थान की बात करूंगा आपसे, क्योंकि राजस्थान में मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो अभी तक बहुत कुछ करना बाकी है हेल्थ सेक्टर में लोगों के लिए, और वो भी आम लोगों के लिए। क्योंकि जिन लोगों के पास पैसा है वो अपना स्वास्थ्य सेवाएं, उनके पास अच्छी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, शहरों में बहुत अच्छे अच्छे स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी तक पहुंच गया है। लेकिन आप गांव तक जाएंगे तो आपको काफी कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको लगेगा कि ये चेंज होना चाहिए। तो वही थी आइडिया सर, शुरुआत। और फिर आपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। जी सर जी। लोगों ने उस समय ये नहीं कहा कि आदमी बेवकूफ है, अच्छा खासा जिंदगी जी रहा है, क्यों? हाँ, शुरुआत में सर जब किया था तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता है क्या कर रहा है। मतलब बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लगा था यार ये क्या कर रहा है। जो कई लोगों को तो अब तो खैर लोगों को ऐसा लग गया कि अब बोलते नहीं है, क्योंकि अब सर बहुत कुछ मैं 5 साल में कर चुका हूँ। लेकिन शुरुआत में तो कई ऐसे लोग जो मतलब ऐसे खुद डायरेक्ट तो नहीं बोलते थे मेरे से, लेकिन कि यार ये क्या, मतलब हंसते थे मेरी इस मुहिम पे। और सर मैंने उनमें से कई लोगों को 3-4 साल बाद मिला ना, तो वही इस चीज पे प्राउड फील कर रहे थे कि यार ये इसने ऐसे मजाक मजाक में कोई चीज शुरू की थी और ये कुछ अच्छा रूप ले रही है। और इस चक्कर में अब, लेकिन अब तो चीजें काफी चीजें हमने सर डेवलप कर चुकी है। जैसे हमारी ऐप अब आ चुकी है प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे। अब तो हम काफी डीपली, और अब हमको लग रहा है कि हमारा जो रास्ता काफी खुल चुका है। और अभी तक सर लेकिन इम्पैक्ट इतना आया नहीं जितना अपन सोच रहे हैं, जितना अपन ने किया है। इम्पैक्ट अब आना बाकी है। इम्पैक्ट आ रहा है। अगर इम्पैक्ट नहीं आया होता तो हम आपको कैसे जान रहे होते हैं? हाँ वो सर कह सकते हैं, लेकिन मैं तब मानूंगा सर जब मैं रियल मायने में धरातल पे, अगर मैं लोगों को सही मायने में, जिसके लिए अपन बात कर रहे हैं कि भाई गांव के लोगों को, जो गरीब लोग है उनको बहुत उसके जो अफोर्ड कर सके वो आदमी, उसमें वो उसको स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। या और दूसरा नहीं तो कोई आदमी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। मतलब कोई आदमी इसलिए दुखी नहीं होना चाहिए उसके पास पैसे नहीं है। तो डॉक्टर ऑन डोर का जो कॉन्सेप्ट आप लेकर आए, सही मायने में आप यहां से आपके बेलगाम होने की शुरुआत हो गई सर। तो आपको डॉक्टर ऑन डोर को धरातल पे लाने के लिए काफी लड़ाइयां लड़नी पड़ी होंगी, और आज भी लड़ रहे होंगे, कहीं ना कहीं संघर्ष रहे होंगे। और वहां पर आपने किस तरीके से जो है अपने आप को स्थापित किया, वहां पर किस तरीके से आप फिर भी डटकर खड़े रहे? क्योंकि तोड़ने की कोशिश तो बहुत होती है जब आप सिस्टम से अलग हटकर चलते हैं। जी सर। वहां पर आपने कैसे अपने आप को स्टैंड करके रखा? सर देखो, शुरुआत की तो फिर क्या एक्चुअली में बड़ा ये मैं कर पाया, इसका एक रीजन तो ये था कि मेरा मेडिकल जर्नी बड़ी थी। तो बड़ी जर्नी में हर मेडिकल कॉलेज में, हमारे पास एक मेडिकल कॉलेज में बात करेंगे तो आप 600-700 डॉक्टर एक मेडिकल कॉलेज में होते हैं, एमबीबीएस करने वाले, पीजी करने वाले, प्रोफेसर। और मैं थोड़ा सा सोशल रहा हूं हमेशा, तो लोगों से मेरा अच्छा है कोई भी। तो इस चक्कर में मेरे पास काफी ऐसे लोग थे जो मेरे पास, मतलब बैक ऑफ माइंड में थे, जो मेरे लिए शुरू से डट के खड़े हैं और आज भी मेरे साथ है। बाकी रही बात दूसरे लोगों की, तो वो तो सर देखो इसलिए तो इतना टाइम लग गया। मतलब कोई आपको जो कंसेप्ट, मेरा कोई गलत कंसेप्ट तो है नहीं भाई, मेरा कंसेप्ट बहुत ईजी है। और मैंने यही करने की कोशिश की। मैंने जब पहले दिन आया था 1 जनवरी को, हमने एक सेंटर डाला था यहाँ पर ऑफलाइन, डॉक्टर ऑन डोर। उसमें अभी भी वो वीडियो अभी मिल जाएंगे आपको, जो मैं पहले क्या चाहता था और अब क्या चाहता हूँ। तो बहुत अच्छा लोगों ने, लोग तारीफ सब करेंगे आपकी, यार आप अच्छा कर रहे हो और आप अच्छा करना चाह रहे हो, लेकिन इतनी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के वो काम नहीं करना चाहेंगे भाई। साथ में जुड़ के काम करना बड़ा मुश्किल रहता है। तो ऐसे लोग थे जो आपको आगे से तो बढ़ाई करेंगे, लेकिन वो उनका सपोर्ट कभी नहीं रहा। उनको लगता है यार ये धरातल पे उतर नहीं पाएगा, ये फालतू, मतलब ऐसे ही सिर्फ हवाओं में बातें चल रही है। लेकिन ये बातें भी कहीं ना कहीं मुझे मजबूत करती थी। मुझे लगता है कि कुछ, फिर मैंने ये सोचा कुछ चीज बड़ी होनी है तो टाइम तो लगेगा। तो मैं उस पर स्टिक रहा, मैं उस पर लगातार काम करता रहा, और मैं थोड़ा अपने आप को मजबूत रखता रहा। और उस मजबूती में मेरे दोस्त
जो मेरे मेरे जूनियर्स, मेरे सीनियर्स या मेरे दोस्त जो डॉक्टर्स है, उन्होंने बखूबी साथ दिया, ताकि मैं इस चीज को कभी, इस हार को मैं मतलब मान नहीं पाया। हालांकि हारा कई बार मैं जब शुरुआत की मैंने ऐप लॉन्च की, मेरी वो ऐप फेल हो गई। मैंने सेंटर खोले सर, मैंने 7 सेंटर खोल दिए थे, मतलब हर कस्बे पे 7 तो बंद हो गए। तो मुझे लगा यार ये सक्सेस होगा नहीं, मतलब मैं खुद सब कहने लगा तू क्या कर रहा है, तू अपना काम कर, तू अपने ऑर्थोपेडिक्स पे ध्यान दे और यहाँ काम कर। तो ये क्यों, मेरे को तो बोलते नहीं थे, लेकिन मेरे दोस्तों को बोल देते थे कि यार उसको बोलना तू वो क्या कर रहा है, क्योंकि भाई मैं डिजिटली एक्टिव रहता था, तो लोग मुझे नहीं बोलते थे यार ऐसा क्यों कर रहा है, अपना काम करे। लेकिन मेरे को लगता था कि कहीं न कहीं एक दिन मैं कर लूंगा, और अब काफी कॉन्फिडेंस है सर मेरे में कि ये चीजें अब जल्दी आगे आएगी। वो जो लोग ये चीज कहते थे, वो ये लोग कहेंगे अरे अच्छा कर रहा था। सलाह नहीं दी लोगों ने कि देख तू ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर है, तू एक काम कर, किसी साइकेट्रिक को पहले अपने आप को दिखा ले, नहीं सर, कुछ बहुत सारे गड़बड़ी लोग, लग रही है। देखो मेरा सर एक्चुअली में ये ऐसा क्यों हो पाया, देखो हर चीज की कई बार जर्नी भी आपकी ऐसी होती है कि मैंने क्या, जैसे यहाँ आया और मैंने गवर्नमेंट ज्वाइन कर लिया, तो गवर्नमेंट ज्वाइन कर लिया तो मैं सरकारी डॉक्टर तो था ही, काम करता तो एक तरह से क्या वहां थोड़ा सा बिजी रह जाता, तो भाई सरकारी डॉक्टर तो हुई। अगर मैं ये बिना सरकारी डॉक्टर करता शायद इतना सक्सेस नहीं हो पाता, क्योंकि मैं वहां काम करता रहता था, फिर लोग भी जुड़ते रहे, क्योंकि सरकारी लोगों का जो विश्वास होता है सरकारी सिस्टम में रहता है। हर आदमी जो बेचारा जो गरीब है या तो वो उसका पहला सहारा सरकारी सिस्टम ही होता है, और इस हाँ, चीज में मैं सरकारी बिलीव अस्पताल। करता हूँ। और मैं आज भी, मैंने सरकारी सिस्टम छोड़ दिया है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर आपको यदि आम जनता की आपको फिक्र है, तो मजबूत आपका सरकारी सिस्टम होना चाहिए। मैं अकेला आदमी सब लोगों के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कहां तक कर पाऊंगा, लेकिन आपका सरकारी सिस्टम मजबूत होगा ना, तो ही उस आदमी की, जो सबसे नीचे तबके का आदमी है, उसको हेल्प तभी मिल पाएगी जब आपका सरकारी तंत्र मजबूत है। एक अकेला आदमी जैसे मैं करूंगा तो मैं उनको दे पाऊंगा, लेकिन उतना सरकारी सिस्टम जितना बड़ा होने में तो दशक लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप जब लोगों की सेवा कर रहे हैं, सरकारी अस्पताल भी लोगों की सेवा ही करते हैं, हाँ तो आप भी सेवा कर रहे हैं, तो सरकारी सिस्टम आपको सहयोग तो दे रहा होगा। सर, देखो सरकारी सिस्टम क्या, सबका सिस्टम है, और इसमें क्या होता है कि ये एक आदमी का नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं। अब सिस्टम में लोग कैसे हैं, मैं कैसा हूं, आप कैसे हैं, ये आप जानते हैं, मैं जानता हूं। कोई आदमी ये तो बोलेगा नहीं कि मैं गलत आदमी, हर आदमी अपने आप को सही बात बोलेगा। तो मैंने क्या वहां पर क्या फील किया मैंने, कि वहां पर क्या होता है, जैसे आपको कोई चीज चेंज करनी है तो आपको 3 लोगों से मिलना पड़ेगा उसमें, कि सर ये गलत हो रहा है। तो हो सकता है 2 लोग फेवर में, एक फेवर में नहीं हो जो बड़ा हो, तो ऐसे ज्यादा चेंजेस में कर नहीं पाया सर। कोई भी अपने को यदि गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए यदि हमको स्वास्थ्य सेवाओं को सही करना है, उनको सही मायने में, तो सबसे जरूरी आपके सरकारी तंत्र को मजबूत करना। और ये तभी हो पाएगा जब उस सरकारी तंत्र में काम करने वाले लोग भी इसमें रुचि रखते हो। कई बार क्या होता है कि सरकार का जो तंत्र होता है उसमें कई, मेरे को लगता है कि जो हमारा, मैं राजस्थान में ही मैंने काम किया तो राजस्थान का ज्यादा पता है मेरे को। तो कई बार क्या होता है कि लोग उसमें, कई लोग इतने डेडिकेटेड नहीं हो पाते। कई लोग आते हैं नए नए जोश में आते हैं, कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं, फिर वो सिस्टम कई बार उसको काम नहीं करने देता, मतलब वो जितना कर पाते उतना नहीं कर पाते। यही मतलब मैं भी, यही मेरे साथ पे ही हुआ, जो चेंजेस में करने की कोशिश की, मैं उसमें कुछ नहीं, बदलाव नहीं कर पाया। फिर मैंने सोचा यार वहां तो बदल नहीं सकता मैं, ये मैं सोच चुका था 5 साल में। तो मुझे लगा कुछ मैं ही बदल सकता हूँ अब, कि मैं कुछ ऐसा सिस्टम बनाऊं जो मेरे द्वारा ऑपरेटेड हो, उसमें मेरे लोग हो, जो डेडिकेटेड हो, काम करने वाले लोगों को लूं मैं। फिर मैंने इसको यहाँ से रिजाइन करके आगे कुछ करने की सोची मैं। नहीं तो आपको ये इजाद करने के लिए आपने सिस्टम, सरकार से कोई मदद आपको नहीं मिलती, आप इस तरह के समाज सेवा के काम में हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, तो आपके इस काम को सरकार नहीं देख रही है वहां की? सर सरकार, मेरे को लगता है मैंने ये चीज भी नोटिस की है कि सरकार को इतना ज्यादा नहीं, मतलब जैसे कोई इम्पैक्ट आप करना चाह रहे हो, भाई मान लो मैं इतना इम्पैक्टफुल काम कर रहा हूं, आप लखनऊ से मेरे से बात कर रहे हैं, आप मेरे को जानते नहीं, तो क्या मेरे यहाँ सरकार के लोगों को पता नहीं कि मैं ये काम कर रहा हूँ? भाई आप लखनऊ में रहते हो और आपने कैसे भी कांटेक्ट किया मेरे से, बात कर रहे हैं आप, तो क्या आप लखनऊ तक, आप तक मेरा पहल पहुंच गई, तो क्या सरकार के लोगों तक नहीं पहुंच मेरी पहल? क्या मैं जिस सरकारी सिस्टम में काम करता था वो लोग नहीं जान रहे कि मैं काम कर रहा हूँ? भाई मान लो कोई काम में कर रहा हूँ और मान लो मेरे इरादे ठीक नहीं है, तो उसको भी बताया जाए, भाई मेरा कोई इरादा है, इसमें कोई ऐसा इरादा हो गया जो मैं सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा हूँ, या फिर कोई मेरा कोई पर्सनल इसमें बेनिफिट है ना? मैंने अपना सिस्टम पहले से कर रखा है, उसी पे हम अडिग है और अभी भी अडिग रहेंगे हम। तो क्यों ना किसी आदमी ने इसके लिए बात की मेरे को यार कि तू इसमें मेरी हेल्प क्यों नहीं की,
तो इसका मतलब तो मैं तो यही मानूंगा ना कि यार उनको इन चीज से मतलब नहीं है। उनको तो जो सिस्टम चल रहा है वो चलता रहे। लोग, और लोग जो है सबसे इसमें रोल सर लोगों का भी है। लोग भी इस चीज को उठा सकते हैं ना कि भाई जो चीज, कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि जिन लोगों के लिए अपन काम करेंगे ना वो लोग भी आपका साथ नहीं देंगे। जैसे सिस्टम से लड़ेंगे अपन, किसके लिए लड़ेंगे? अपने लिए तो लड़ना नहीं है अपने को, लोगों के लिए लड़ेंगे। वो लोग भी कभी साथ में नहीं आते, ये मैंने फील किया कई बार लड़के। हम अपने दर्शकों को बता दें कि डॉक्टर साहब ये कोरी बातें नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब वास्तव में समाज सेवा करते हैं और डॉक्टर साहब की जो धर्मपत्नी हैं वो आंखों की डॉक्टर हैं और उन्होंने अब तक 15,000 आंखों के ऑपरेशन फ्री में किए हैं बिना किसी एक पैसे को लिए। डॉक्टर साहब ये बात सच है कि आपकी पत्नी है, उन्होंने भी लगभग 15,000 ऑपरेशन फ्री में किए हुए हैं आंखों के। मैम ये सर ये तो बहुत बड़ी बात है। कल लास्ट मतलब उन्होंने कैंप में ऑपरेशन किए और कल 15,000 ऑपरेशन था, पेशेंट था, लेकिन उसमें मैडम ने 10,000 तक किए क्योंकि और भी कई बार ज्यादा होते हैं ना पेशेंट, तो और भी डॉक्टर आते हैं, तो मैडम के 10,000 तक हो गए। तो हम अपने दर्शकों को बता दें, जिस घर में ही पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं और लगभग 15,000 ऑपरेशन मुफ्त में बिना किसी पैसे के किए गए हैं, तो वो वास्तव में एक नोबल काम कर रहे हैं और वास्तव में समाज सेवा का काम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को वास्तव में आगे आने के लिए हमारी और आपकी जरूरत पड़ती है। तो डॉक्टर साहब ये तो हो गया आपका सिस्टम से लड़ना और आपने अपने आप को आखिर में स्टैब्लिश कर ही लिया, और हम ये कर रहे हैं कि लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं, डॉक्टर इतना हंसते मुस्कुराते नहीं हैं जितना आप हंसते मुस्कुराते। मुझे तो आप डॉक्टर लग ही नहीं रहे। ये आपसे कोई और तो नहीं कहता है कभी कुछ? सर ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल पूछ लिया आपने। ये मेरे साथ बहुत मतलब एक दिन तो एक पेशेंट तो कर ही जाता दिन में, तो मैं इसका हो गया आदि के, ऐसा मेरे लिए नॉर्मल है। जब मैं सबसे पहले भाई मैं यहाँ आया, मतलब राजस्थान में आया था, मैं गंगापुर सिटी में मैंने ज्वाइन किया था, तो मैं बैठा रहता था। तो मैंने सर एक काम किया कि मुझे लगा कि लोग मुझे डॉक्टर नहीं मान रहे, तो हमारे सरकारी जैसे हॉस्पिटल में हम ऑर्थोपेडिक्स वालों को जरूरत नहीं होती स्टेट की, तो हम लोग कुछ मतलब ऐसी ड्रेस में चले जाते हैं बिना मतलब जैसे कि एप्रन के बिना भी। फिर मैंने खुद ने एक एप्रन बनवाया खुद का, डॉक्टर हरि सिंह लिखवाया लाल अक्षरों में, और उसके बाद भी मरीज जाके बोलता है मेरे को, भैया डॉक्टर साहब कब आएंगे, मेरे से पूछता है। मैंने बोला यार भाई ये बता कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं डॉक्टर लगूं। तो वो बोलता है कि सॉरी डॉक्टर। अरे सॉरी बात नहीं, मेरे लिए डेली होता, सॉरी तो बोलने मत, तो कोई ऐसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने किसी ने बोला कि सर आप वो और लगा लेते ना, स्टेथोस्कोप लगा लेते। तो मैंने कहा वो मेरे काम का है नहीं ऑर्थोपेडिक्स में, है ना। चलो सर वो तो सरकारी सिस्टम था, अब मैं यहाँ बैठा हूँ प्राइवेट में। मेरे हॉस्पिटल में तो मेरे नाम से ही फिर भी पेशेंट आता है और मेरे बोलता है कि भैया डॉक्टर साहब को बुला लो यार। फिर मैं बोलता हूँ कि यार भाई मैं ही डॉक्टर हूँ, तो वो बगल वाले बोलता है यही डॉक्टर है। मतलब वो सोच रहा था कि खोदा पार निकली तू यार। ये आपके साथ में दिन में एक बार हो ही जाता है ऐसा? हाँ मतलब बड़ा नॉर्मल है, मतलब ये मेरे साथ मतलब होता ही रहता है। तो अब तो आप इसको एंजॉय करते होगे, अब इसमें तो मजा आता होगा। कल की बात बता रहा हूँ मैं। कल एक पेशेंट आया, तो वो किसी के साथ में आया था, मैं यहीं बैठा था इसी कुर्सी पे। तो वो कोई बंदा वो लेके आया, यार इस डॉक्टर साहब के पास जाओ, अच्छे इलाज करते हैं कहीं। उसकी जो महिला थी वो बोलती है कि यार ये तो नया ही डॉक्टर है, ये तो नया डॉक्टर है यार। मतलब उनको उसको इतना विश्वास नहीं हो रहा था मेरे को देख करके। फिर मैंने बोला कि मेरे को, फिर मैं समझ गया, मैंने सुन लिया था कि यार ये ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने बोला मेरे को 40 साल हो गए डॉक्टर, इतना इतना तो नहीं लग रहे थे आप 40 साल। मैंने कहा मैं लगता नहीं, मेरे साथ दिक्कत है। अच्छा, ये जो आपकी एक जो ये DOD डॉक्टर ऑन डोर सर्विस है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए। इसकी सेवाएं लोग कैसे ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो? सर देखो डॉक्टर ऑन डोर में हमने क्या किया कि हमारा कंसेप्ट ये है, ये हम चाहते हैं कि हर आदमी की पहुंच तक स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी सेवाएं पहुंचे। तो अब डॉक्टर्स को तो अपन भेज नहीं सकते भाई, हर डॉक्टर को गांव तक भेज नहीं सकते। पहले हमारा प्लान था कि हम क्या करेंगे, ग्राम पंचायत तक एक क्लिनिक खोलेंगे, और ये हमारा दूरदर्शी प्लान बोल सकते हो सर इसको। अगर मैं इसमें सक्सेस हो पाया तो हम, सरकार अभी PSC और CSC के कंसेप्ट पे चलती है हमारे राजस्थान की, हम उसको ग्राम पंचायत में लाने का कोशिश करेंगे कि अगर हम अच्छा हो पाए तो एक डॉक्टर्स को हम ग्राम पंचायत में बिठाएंगे। जैसे सरपंच बैठता है गांव पे, एक डॉक्टर को बिठाने की कोशिश करेंगे हम आगे वाले टाइम में। बड़ा दूर का प्लान मान सकते हो। अभी फिलहाल में हमने ये की
किया कि हमने एक एप्लीकेशन का बनाई है यूट्यूब, उस पे प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे। आप वहां जा करके जिस भी डॉक्टर को आपको दिखाना है, देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स, एम्स, पीजीआई, हमारा एसएमएस, जो भी आपका केजीएमसी लखनऊ, सारे डॉक्टर्स आपको वहां मिलेंगे। और 10 रुपए या 20 रुपए में आप घर बैठे किसी भी डॉक्टर से अपना कंसल्टेशन ले सकते हैं, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट से, ऑर्थोपेडिशियन से, जो भी डॉक्टर है, कॉल, वीडियो कॉल और चैट कर सकते हैं। और उसके बाद हम चाहेंगे कि आपकी बात हो गई, फिर आपको कोई टेस्ट डॉक्टर ने लिख दिया तो वो टेस्ट आपके घर पे हो जाए और टेस्ट का दवाई आपके घर तक आ जाए। ये सारी चीजें हम आपके घर बैठे कर सके। तो अभी तो हमने जैसे ये मॉडल ऐसा बनाया है, लेकिन हम ये तो एक तरह से स्टार्टअप का मॉडल मान लो सर। बाकी हमारा इसका जो एक प्लान ऐसा है कि जैसे ये चीजें चलती रहेगी, हम फिर जो लोग बिल्कुल दूर है, मतलब दूर क्या, मतलब जैसे कच्ची बस्तियों में लोग रहते हैं या बहुत उनके पास कोई सिस्टम नहीं, जो सिर्फ बीमारी कोई अपना लास्ट मान लेते कि बीमार हो गए तो अपन बच, हम उन लोगों के लिए अलग से करेंगे, वो बिल्कुल फ्री में करेंगे। भाई ये तो हमारा स्टार्टअप्स का है, जो जो लोग मतलब कैपेबल है, जो पे कर सकते हैं वो करें, जो पढ़े लिखे। उनको भी रात में कितने बजे अगर कोई दर्द होता है या कोई भी बात होती है तो वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करे, मजबूर महसूस नहीं करे। ये तो हमारा स्टार्टअप प्लान हो गया। दूसरा प्लान कि हम रियल मायने में बिल्कुल, जिनके पास बिल्कुल कुछ नहीं है, हम खुद, मैं खुद, हमारी टीम जाएगी उस जगह पर और उनके लिए, उनकी बीमारियों के लिए हम गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल्स है उसमें या हमारे लेवल पे उनकी पूरी मदद करेंगे, उनको उन बीमारियों से निजात दिलाएंगे। ये मैं खुद करूंगा वहीं। दूसरा सर, इसमें हमने एक प्लान किया है कि जैसे कि ये सब चीजें तभी हो पाएगी जब लोग जागरूक होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आजकल के समय में पेशेंट जो है ना, वो बिना, जब तक डॉक्टर उसके स्टेथोस्कोप लगा ना दे चेस्ट पर, है ना, आंखें फैला कर ना देख ले, जीभ बाहर निकलवा के ना देख ले, तब तक मरीज को संतुष्टि होती नहीं है कि जो है डॉक्टर ने कुछ किया या क्या वास्तव में। तो इस उसमें जो है ऑनलाइन में और इसमें अभी आपको कहां तक लगता है कि कामयाबी मिल रही है कि लोग ऑनलाइन हमारे सिस्टम पर ट्रस्ट कर रहे हैं और हम भी कुछ हद तक उनकी परेशानियों का निदान देने में सफल हो रहे हैं? सर देखो, जो सवाल आपने पूछा कि लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन जो फिजिकल प्रेजेंस में कितना अपन जा पाएंगे, तो इस पे सर हमने काम कर रखा है। हमने एक सेंटर खोला था बाटोदा, हमारे पास में कस्बा है बाटोदा, उसमें हमने 5-7 कंप्यूटर लगाए थे। गांव के लोगों को बुलाते थे हम वहां पे और डॉक्टर्स रहते थे उसमें अवेलेबल। तो हमने ये चीज उसमें देखी है कि जो लोग, जैसे मैं हूं, मेरे बेटे के कल कुछ हो जाता है, जैसे जुकाम खांसी हो जाती है, तो मैं किसी पीडियाट्रिशियन से लेकर मैं ठीक हो जाऊंगा और मैं हमेशा ठीक होता हूं। या फिर कोई मेरे को डर्मेटोलॉजिस्ट चाहिए तो मैं हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें क्या इलाज रहेगा। लेकिन जिनको फेथ नहीं है, जो लोगों को जैसे फेथ नहीं है कि यार क्या पता ये डॉक्टर वो डॉक्टर है कि नहीं है जिससे अपन बात करना चाह रहे थे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उस गैप को कम ऐसा कर सकते हैं हम, एक तो आपकी लोकल लैंग्वेज में बात करें, जैसे उस डॉक्टर को आप जानते हो, जैसे आप मुझे जानते हैं अभी, और आपको मुझे आपने एक्सरे भेजा, मैं बोलूंगा सर इसमें प्लास्टर लगेगा आपके, है ना, या किसी डॉक्टर ने बोला आपको इसमें ऑपरेशन होगा, फिर मैं बोलूंगी नहीं नहीं इसमें ऑपरेशन की नहीं, आप ऐसे भी ठीक हो सकते हो, और आप ठीक, मेरी ओपिनियन तो ले सकते हो ना। तो दूसरी बात क्या है कि उसमें आप डॉक्टर जान पाएंगे, भाई डॉक्टर की प्रोफाइल पता लगेगी आपको कि कौन सा डॉक्टर जिससे मैं बात कर रहा हूं। कई बार हमको लगता है कि जैसे इंडियंस के लिए ऐसा रहता है। आपको बताता हूं, एक मेरा दोस्त है जो एम्स में था दिल्ली में, बिहार का रहने वाले थे वो, तो वो कहते थे कोई आदमी एम्स में मर जाता है ना आकर के, एम्स में अगर वो उसका मतलब एम्स में उसकी डेथ हो जाती थी, तो उनको लगता था कि इससे बेस्ट कुछ नहीं कर सकते थे हम इसके लिए, वो संतुष्ट होते थे। क्यों? क्योंकि वो इससे बड़ा कुछ नहीं इस देश में। तो इसलिए जो लोग पढ़े लिखे हैं उन लोगों के लिए तो बेस्ट रहेगा, वो अपने आप इस चीज के आदी हो जाएंगे। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल थे, मैं 5 साल से लोगों को कर रहा हूं, तो कई लोग ऐसे हैं जो, कई लोग बॉम्बे रहते हैं, बॉम्बे बड़ी सिटी में, एक हमारे रिश्तेदार है जो बॉम्बे में रहते हैं, वहां डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता आपको, और डॉक्टर की फीस ही 2-2 हजार रुपए, 3-3 हजार रुपए। तो उस सिनेरियो में क्या होता है, जैसे आपने हमसे किसी ने ऑनलाइन पूछ लिया और उसका 20 रुपए में काम हो गया, तो वो अब हमेशा फोन करते रहते हैं। तो ऐसे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एकदम से नहीं होगा। और इसमें भी कुछ बीमारियां जैसे ऑर्थोपेडिक्स में हो जाएगा, डर्मेटोलॉजी में हो जाएगा, फीवर जैसे नॉर्मल फीवर में आपका हो जाएगा, लेकिन ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, इन सब्जेक्ट में
आप फिजिकली इतना अच्छा नहीं कर सकते, ओपिनियन दे सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स के आधार पे। बाकी आप इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा फिजिकली। अच्छा, तो ऐसा नहीं होता है जैसे कि आप जो है कार बनवाइए किसी मैकेनिक से और फिर लेकर जाइए दूसरे मैकेनिक के पास, तो कहता तुम्हारे पहले वाले मैकेनिक ने बर्बाद कर दिया भाई मामला। हाँ ये आपके केस में तो नहीं होगा कि वो कहेंगे अरे तुमने यार ऑनलाइन जो है कंसल्ट कर लिया ये डीओडी पे, हाँ। अब तुम हमारे पास आ रहे हो जब केस बर्बाद हो गया तो। नहीं तो सर अपन उसमें देखो, केस बर्बाद तो तब होगा ना जब अपन डॉक्टर्स होगा, डॉक्टर की प्रोफाइल से बता रहे हैं भाई आपने किस डॉक्टर से पूछा है। भाई अपन या तो उसको ओपिनियन देंगे, अपन जैसे आपने कोई बात पूछी तो ओपिनियन लिया अपन ने, और उसको बता देंगे भाई तुमको आना है भाई। और कोई उससे कोई इतना चार्ज तो ले नहीं रहे कि जो एक बार में वो सोचेगा कि यार कब मेरे को तो तुमने इतना सारा चार्ज कर लिया। भाई वो उसका वो खुद देखेगा, उस चीज को खुद आएगा ना भाई। आदमी तभी आएगा जब उसमें कोई अपन उसको सिर्फ, अगर मान लो कोई आप किसी डॉक्टर के पास आते हैं, कोई आदमी आता है उसका कंसल्टेशन वो ले लेता है। आजकल तो सर ऐसा भी तो होता है कई बार, आप मान लो आपको पता नहीं कि आपका डॉक्टर में हूं और आप चले गए किसी और डॉक्टर के पास में, दूसरे डॉक्टर के पास आपकी, जैसे आपको लगता है कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं, आपको उदाहरण दे रहा हूं, तो आपको लगता है चक्कर आ रहे हैं तो मैं चला जाता हूं दिमाग वाले डॉक्टर के पास में, आप चले गए न्यूरोलॉजिस्ट के पास। न्यूरोलॉजिस्ट अपने आप से मान लो उन्होंने 2000 रुपए कंसल्टेशन के ले लिए, आपने उनको दिखाया, उन्होंने पूछा आपसे बात करी, फिर वो बोलेंगे रेफर टू ईएनटी सर्जन, ईएनटी, क्योंकि उन्होंने बताया कि आपको दिक्कत ईएनटी की है। तो ये थोड़ी ना उसने आपको सलाह दे दी, लेकिन वो थोड़ी आपको पैसे वापस दे देगा वो। ये बात हो गई डॉक्टर की। हाँ हमने कई जगह सुना है, देखा भी है, मूवीज भी आती हैं कि वास्तव में दिक्कत तो पेट की थी। हाँ डॉक्टर भगवान जाने समझा कि नहीं समझा, लेकिन उसने कहा कि अगर इसे गैस्ट्रो के पास भेज देंगे, और डॉक्टर पहुंच गया है किसी चेस्ट वाले डॉक्टर के पास हाँ और दिक्कत पेट की है, हाँ चेस्ट वाला समझ भी गया पेट की है, हाँ तो उसने सोचा भैया जितने दिन तक इसको दूह मिले दूह लें भैया, अस्पताल के खर्चे हैं, हाँ अगर बता दिया गैस्ट्रो का मामला तो ये तो पेट वाले डॉक्टर के पास चला जाएगा। हाँ। तो चेस्ट वाला भी उसको दवाइयां खिलाता रहता है, अपने यहाँ रोके रहता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सर देखो ऐसा होता है तभी तो लोग बात करें, लेकिन मैं इन चीजों को बहुत गलत लेता हूं। ये एक तरह से वैसे ही है जैसे कोई आदमी जिसने कोई ने क्राइम कर दिया, तो लेकिन अब अपन उसको, आदमी कोई क्राइम कर रहा है अपने जैसा ही आदमी, लेकिन सब आदमी से नहीं गिन सकते, तो वो एक तरह से अलग, वो डॉक्टर्स में नहीं है, वो मेन स्ट्रीम से बाहर निकल गया वो आदमी। अगर वो ऐसा कर रहा है तो कोई भी, मैं भी कल कर रहा हूं ऐसा, तो मैं भी गलत भाई। मैं अगर मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और मैं आपसे और चीजों का मरीज को मैं दवाएं खिला रहा हूं तो मैं गलत हूं। मेरा सर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। मेरे पास ऑर्थोपेडिशियन का पेशेंट आता है, मेरे हॉस्पिटल है, मैं पेरीफेरी में काम कर रहा हूं, 5 साल तक मैंने सरकारी सेवा में काम किया, मैंने सारे मरीज देखे वहां, ईएनटी, गायनी, मेडिसिन सब। लेकिन मेरे हॉस्पिटल में मैं ऑर्थोपेडिक्स के अलावा कोई भी पेशेंट आता है तो उसको मैं वापस भेज देता हूं पैसे लेकर के, कि यार भाई मैं ऑर्थोपेडिक्स का आदमी हूं, मैं इसका। एक चीज ये बताइए, जैसे लोग आपको डॉक्टर मानते नहीं है पहली बार जब देखते हैं, लेकिन जब मान जाते हैं और जान जाते हैं आप ही डॉक्टर हैं, उसके बाद वो आपसे कितना खुश रहते हैं? सर अधिकतर देखो यहाँ गांव में थोड़ा अलग है, गांव में लोग आपकी जो आपकी डिग्री है उसको नहीं देखेंगे लोग। गांव के लोग क्या देखेंगे, आप कितना प्यार से उनसे बात कर रहे हैं। गांव में आप देखना कई बार डॉक्टर से ज्यादा जोरा साहब लोग फेमस हो जाते हैं गांव में, क्यों? क्यों? बड़ा प्यार से बात करते हैं, उनकी भाषा में बात करते हैं। बात उनको, गांव के लोगों को, कई लोगों को तो सिर्फ मेरे लगता है बीमार कम उनको प्यार चाहिए, उनको मेडिसिन नहीं चाहिए उनको, उनसे आप अच्छे से बात कर लो तो वो खुश हो जाते हैं। तो गांव में और शहरों में अंतर है। पेशेंट अगर आप अच्छे से बात कर रहे हो, उनकी भाषा में बात कर रहे हो, उनके दर्द को समझ भी रहे हो आप, उनको जैसे आपने बोला ना स्टेट लगा दिया, उनके इधर लगा दिया, जांच कर दी, वो खुश हो जाते। उनको पता नहीं आप एम्स में हो, आप पीजीआई के हो, उनको लिए डॉक्टर हो आप, और डॉक्टर शक्तिमान हो आप, ये नहीं कि आप ऑर्थोपेडिशियन है, वो आपसे बुखार की भी ले जाएगा तो वो खुश रहेगा। अच्छा, आप जैसे कि हमने सुना है आप गरीबों में के मसीहा जैसे आपकी भूमिका बनती जा रही है। हमने देखा हुआ है कि जो गरीब तबका है वो खाली गोली खाने से ठीक नहीं होता, जब तक उसको इंजेक्शन ना लग जाए और बोतल ना चढ़ जाए तब तक उसको लगता नहीं डॉक्टर ने इलाज किया। क्या ये आपको भी फेस करना पड़ता है ये चीज? सर ये क्या होता है कि ये चीजें बनाई जाती है, कोई भी चीज बनती है, कोई अपने आप नहीं होती कोई भी चीज। जैसे ये क्यों बन रही है,
इस मैं बताता हूँ, जैसे गांव में क्या होता है कि गांव में आजकल के हर हमारे इधर झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, पेशेंट आएगा, अब आप पेशेंट को टेबलेट दे देंगे तो पेशेंट टेबलेट के पैसे देगा। वो क्या करते हैं, हर पेशेंट को बुला के ड्रिप चढ़ा देते हैं उनके। तो अब वो ड्रिप का इतना तगड़ा कल्चर हो गया ड्रिप चढ़ने का भाई। जैसे मेरे फादर वो आते हैं मेरे पास, मेरे को बोलते हैं कि बेटे मेरे ड्रिप चढ़ा दे। मतलब उनको बोतल चढ़ाने से उनको सही हो जाता है। मतलब कोई भी गांव में बीमार होगा वो हॉस्पिटल जाएगा, डॉक्टर को खुद ही बोलेगा कि डॉक्टर ड्रिप चढ़ा दे मेरे। अब ड्रिप में कुछ भी डाल दो आप, एनएस दे दो, दवाई दे दो, या कुछ मत भी दो, वो सही हो जाएंगे। एक्चुअली जब तक बोतल चढ़ाएंगे नहीं तब तक पैसा कैसे बनेगा? गोली में कितना पैसा, 10-20-50 रुपए ले लेंगे। तो ये बनाई गई है ना कल्चर, ये थोपी गई है उनके ऊपर। उनको दिमाग में ऐसा होगा कि ये जरूरी है। तो ये एक तरह से मैं गलत प्रैक्टिस का पार्ट मानता हूं, नतीजा हुआ है। तो आप इस मानसिकता को कैसे तोड़ पा रहे हैं? बिना बोतल चढ़ाए कैसे सही कर दे रहे हैं लोगों को? सर वो धीरे धीरे, वो तो चीजें देखो, मानसिकता है, सामाजिक बदलाव, एक तरह से सामाजिक बदलाव मान लो आप इसको। ये स्लो प्रोसेस है, इसको एक आदमी नहीं तोड़ पाएगा। उसके लिए लोगों का समूह जो बहुत एक्टिवली ग्राउंड पे काम करते रहेंगे तो ही ये चीजें चेंज हो सकती है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जागरूकता, लोगों में जागरूकता है सबसे मेन पॉइंट है कोई चीज के चेंजेस होने का। और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर तरह के डॉक्टर्स लाते हैं। हमारा जैसे डॉक्टर ऑन डोर यूट्यूब चैनल है, उस पर हमने वीडियो डाले हैं। और हमने वीडियो ऐसे नहीं डाले, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन तो ऑर्थोपेडिक्स के वीडियो डाले हैं, मेरी वाइफ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है तो उसने अपने डाले, और कोई यूरोलॉजिस्ट है तो मतलब हर स्पेशलिटी का डॉक्टर डालेगा, ताकि उसमें गलती होने के चांस कम रहो उस नॉलेज में। और अब हमने पॉडकास्ट भी शुरू किए हैं डॉक्टर्स के, ताकि उसे सारी बातें पूछेंगे, ताकि लोग देख सकेंगे तो वो अपनी उस भ्रांतियों को मिटा सकेंगे। गुड। अच्छा, आपने अभी कई बार चर्चा कर दी मेरी पत्नी, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी। ये पत्नी नामक शब्द जो है आपके जीवन में कब आया? सर ये तो मेरी वाइफ मेरी जूनियर रही है कॉलेज की। कॉलेज से? हाँ कॉलेज की, मैं 08 बैच का हूँ। तो ये प्रेम विवाह हुआ है क्या आपका? हाँ अब सर यही बोला जाएगा अब तो। प्रेम विवाह वाले घर वालों से पूछ के हुआ है ये, कर लूं क्या? अच्छा, प्रेम विवाह हुआ है लेकिन घर वालों की सहमति से हुआ है। हाँ उनको आप में क्या पसंद आया था? सर मैं एक्चुअली में कॉलेज में क्या मैं थोड़ा सा प्लेयर, खेलने वाला रहा हूं मैं, मतलब खिलाड़ी रहा हूं मैं, और एथलीट रहा हूं मैं। मतलब मैं ऐसा था कि सर 5 साल मेडिकल कॉलेज में मैं सर्दी गर्मी बरसात मैं सुबह उठता था 5 बजे और 5 किलोमीटर दौड़ के आता था। वाह। 5 साल। अब तो मैं थोड़ा बिजी हो गया जिंदगी में, इसलिए इतना नहीं कर पाता। और यही रीजन है कि मैं, लोग कई बार बोल देते हैं ना, उसका रीजन भी मैं यही मानता हूँ। तो ये दूसरा मैं थोड़ा सिंसियर भी था। अब तो नहीं हूं, पहले था। ऐसा लोगों का मानना है। तो मतलब सिंसियर, पढ़ाई के प्रति सिंसियर। मैंने सर कई क्यूज भी हमारे वहाँ कॉलेज में भी जीते हैं। मैंने डरमा क्यूज में मैंने हमारा कॉलेज का रिप्रेजेंट किया है। पीडिया की आईपी क्यूज में मैंने कॉलेज में मतलब मैंने 3rd रैंक रही मेरी कॉलेज में। तो ये चीजें थोड़ा सा लोगों को इन्फ्लुएंस कर ही देती है कहीं ना कहीं। लोगों को मतलब कॉलेज में लड़कों को या लड़कियों को? लड़कियों को ज्यादा। वो आपसे प्रभावित होकर आपके पास आई कि आप उनके पास गए? सर इसके लिए तो मैंने एक पूरी कहानी लिखी है, एक कहानी। उस कहानी का नाम है, वो प्रतिलिपि पे आप कहानी आपको मैं भेजूंगा, पूरी बड़ी कहानी है बिल्कुल। अच्छा, आपने अपने इस सिनेरियो पे भी कहानी लिख दी है? कहानी है सर मैं लिखने का बड़ा शौकीन हूं मैं थोड़ा। आप कहानियां पढ़ेंगे आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि मैंने एक बार लिखी थी कोविड में, फिर लोगों को पसंद आया। मैंने बहुत सारी कहानियां लिख रखी है प्रतिलिपि पे, मेरी कहानियां सर 5,000 लोगों ने उसको पढ़ा है। नील हरि की प्रेम कथा के नाम से। अच्छा। हाँ पूरी तो कहानी। वो कहानी कहीं पब्लिश हुई है? बिल्कुल पब्लिश सर, वो प्रतिलिपि में पब्लिश है। प्रतिलिपि वाले मुझे पैसे देने लग गए तो उसके लिए तो इतनी पब्लिश हो गई वो। कई लोगों ने फोन किया मेरे को बुक लिखने के लिए उस पे। कौन सी प्रेम कथा है? नाम और बता दीजिए हम भी। नील हरि की प्रेम कथा। हाँ, जोधपुर कॉलेज की अनकही प्रेम कथा। तो और अच्छा, आपको उनके अंदर क्या पसंद आया था? क्योंकि दोनों समाज सेवी हैं, दोनों के अंदर सेवा की भावना है। सर मेरे और उसमें तो बहुत डिफरेंस है। मतलब हमारी जो पर्सनैलिटी अब थोड़ी वो, मैं ऐसा आदमी हूँ लोगों से बात करने वाला, हर आदमी से मिलने वाला। वो उसकी पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंस थी, वो लोगों से बात नहीं करती थी, मतलब बहुत कम बात करती थी वो, है ना। फिर अब मेरे साथ रह गई। अब आपको पता है मैं 10 लोग मेरे से मिलने आते हैं तो बात करनी पड़ती है। लेकिन अब वो जो मैं कर रहा हूं उसमें वो इंटरेस्ट दिखाती है, काम करती है अपना, और वो अच्छे से काम करती है। पढ़ाई में काफी सिंसियर थी। आपको देखकर लगता है कि आप
बातें ज्यादा देर तक दिल में नहीं रख पाते होंगे, हाँ हाँ, मैं बातें बहुत करता बोल हूँ। देते होंगे। हाँ सर, तो आपने क्या बोला था जाके? मैंने उनको, सर मैंने कहानी में, पूरी कहानी थोड़ी सी मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, कि कॉलेज में क्या हमारे एक सीनियर थे जो एम्स दिल्ली से उन्होंने रूमेटो किया है, तो उन्होंने मेरे को थोड़ा बताया कि यार इस नीलम के बारे में। तो हम लाइब्रेरी में जाते थे, तो लाइब्रेरी में पढ़ते रहते थे, तो फिर उन्होंने बोला यार ये लड़की बहुत सही है, बहुत सिंसियर है, पढ़ने वाली है, तू देख ले एक बार। तो मैंने ठीक है सर। तो फिर मैंने बोला, तो ज्यादा बात हुई नहीं, मैं बात करती नहीं थी। मैंने बोला यार बॉस वो तो बात करती नहीं है, कि तू तो डायरेक्ट ही प्रपोज कर दे यार कि मुझे शादी करनी है। अच्छा। अब मुझे लगा यार डायरेक्ट प्रपोज कर दे, कोई आदमी मना कर दे, कुछ बोल दे है, तो मैंने सोचा यार मैं क्यों ना मैसेज डाल देता हूँ उसको पहले एक बार, क्या पता। तो सर मैंने मैसेज डाला और सुबह देखेंगे, मतलब मैंने पूछ लिया था हाँ ना में कुछ पूछा मैंने। कुछ आया नहीं हाँ ना। मुझे लगा यार अब तो, फिर मैंने यार बॉस आपने फालतू फंसा दिया मेरे को इधर इन चीजों में, यार पढ़ने में सही था यार। अब अगर कंप्लेंट हो गई तो और आफत हो जाएगी है। हाँ, तो तेरे को जब उन्होंने हाँ ना बोला तो अब तू ना तो बुलवा ले उससे भाई, अपन भी ना ही मान रहे हैं हम तो, लेकिन वो उसके मुंह से बोला था कि अपन फ्री हो जाए। अच्छा, आपके भी कोई प्रेम गुरु थे साथ में जो आपको गाइड कर रहे थे? हाँ, डॉक्टर लक्ष्मण है जो एम्स मेडिसिन किया उन्होंने, अभी उनका हॉस्पिटल है सवाई माधोपुर में। अच्छा। लेकिन वो मेरे लोग, उनका उनका खुद का लव, कोई उनकी प्रेम कथाएं नहीं, वो मेरे लोग गुरु थे, लेकिन ऐसे लोग गुरु थे, मतलब कि वो प्रायोगिक लव गुरु नहीं थे वो, मतलब सैद्धांतिक लव गुरु थे मेरे, वो मतलब मेरे क्या, वो मेरे ही थे। तो उन्होंने बताया, फिर मैंने बोला जाके, मैं बोलने गया सर लेकिन बोल नहीं पाया मैं। तो फिर जवाब हाँ या ना तो नहीं बोला गया? नहीं, कुछ नहीं बोला, फिर मैं खुद गया मिलने। अच्छा। पर्सनली गया, जाके मैंने एक दोस्त और साथ में आ गई थी, मैंने बोला कुछ बोलना है मेरे को। तो 3 दोस्त थी, जब आ रही थी एक तो चली गई, 2 आ गई साथ में, एक मणिपुर की दोस्त थी इनकी जो साथ, तो फिर मैं बोल नहीं पाया, मैं चला गया। मुझे लगा यार ये अपने से नहीं हो पाएगा ये सब चीजें, अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा। फिर मैंने सोचा, फिर मैं पढ़ने पे ध्यान दिया, पढ़ने पे ध्यान देने लग गया। तो एक इनकी क्लास टॉपर थी, उसने बोला मेरे बारे में कि अच्छा आदमी है, मतलब अच्छा लड़का है। मैं एक तो फुटबॉल खेल के आ रहा था, मुझे याद है बात। तो ये दोनों पढ़ रही थी लाइब्रेरी में, तब उसने बताया कि यार ये बहुत अच्छे हैं, ऐसे ऐसे हैं। तो सर उस टाइम एक ग्रुप रखता था, उसमें पूरे ऑल इंडिया के मेडिकल कॉलेजों के स्टूडेंट रखता था एक ग्रुप में। हम डेली उसमें 25 सवाल कोई पेपर बनाता था एक आदमी, और हम उस पर आंसर करते थे। तो उसने बोला कि मेरे को इस ग्रुप में जोड़ दो। डॉक्टर नीलम ने मेरे को, उस लड़की को बोला कि मेरे को जुड़वा दे। जुड़वाया, फिर हमारी बात होने लगी दोबारा। फिर काफी वापस मुझे लगा यार अपना प्यार अभी मतलब जिंदा है। अब देखिए, आप दोनों के बीच में प्रेम भी है, दोनों के भावनाएं भी एक जैसी हैं, दोनों के कर्म भी एक जैसे हैं। तो और हिम्मत भी आप नहीं हारे, और आपने अपने काम को उस लेवल पर लेकर आ गए। और हम भी चाहेंगे और प्रार्थना करेंगे कि आप जो है हर घर में पहचाने जाएं, हर घर में जाने जाएं। और आपका ये जो काम है ये वास्तव में बड़ा सराहनीय है। और हम चाहेंगे कि एक पक्ष तो हमने जान लिया, आपके कर्म का भी और आपके प्रेम का भी। अभी एक पक्ष जानना बाकी है, वो भी जानेंगे, अपने दर्शकों तक वो भी पक्ष पहुंचाएंगे, और जल्दी ही पहुंचाएंगे। और तब तक के लिए जो है डॉक्टर साहब, हम आपसे विदा लेंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, मैं आपसे विनती करूंगा कि जो इस तरीके के एक नोबेल काम में जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर की भूमिका में हो या किसी समाज सेवी की, उनको आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब सिस्टम से लड़े और बड़ी बड़ी कुर्सियों को छोड़कर ये आकर एक समाज सेवा के भाव से लगे हुए हैं। बड़े बड़े शहरों को छोड़कर एक छोटी सी जगह में आकर लोगों के भले के लिए लगे हुए हैं। तो आप सबका सपोर्ट इनके लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब का एड्रेस और इनका जो कस्टमर सपोर्ट या जो भी नंबर है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। आप इनकी सेवाएं ले सकते हैं।
इनकी ऐप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से इनकी ऐप भी देख सकते हैं। और ये किसी तरह का कोई स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नहीं है, ये हमारी तरफ से एक डॉक्टर साहब की तरह एक हम भी अपनी तरफ से एक सेवा भाव से काम कर रहे हैं। तो अगले एपिसोड तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों से अगर कुछ कहना चाहें या कोई अपील करना चाहें तो आप प्लीज कहें। दर्शकों नमस्कार, अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट होकर के, और जो जिस चीज का हम बात कर रहे थे सर ने बताया, ये हमारी जो पहल है डॉक्टर ऑन डोर, ये काफी लोगों को अब तक उसने प्रभावित किया है। SBS ऑस्ट्रेलिया, टाइम्स इंडिया हिंदी, आज मॉर्निंग में मेरा ऑल इंडिया रेडियो पे इसके बारे में ऑल इंडिया रेडियो पर इसके बारे में लाइव प्रसारण हुआ था। जो स्टॉक वालों ने इसलिए बुलाया था इस कहानी के लिए, मेरे को वहां पर गुड़गांव में उन्होंने बुलाया था, और आज सर से मेरी बात हुई, और अच्छा लगता है कि कोई आदमी कुछ करता है, कोई लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। सर को मैं पहली बार, हम कभी मिले भी नहीं, हम सिर्फ आज ही जुड़ पाए हैं, लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं हमको नई ऊर्जा देती है, नई हिम्मत देती है, नई सांस देती है, ताकि जो काम हम कर रहे हैं। और दूसरी बात, ऐसी चीजें करने से क्या होता है, जिस आदमी का जो सोच रखा है उसने, भाई जो सामाजिक बदलाव की उम्मीद हमसे कर रहे हैं, हमारी भी कोशिश रहेगी कि लोगों की उस उम्मीदों पर हम खरा उतरें, ताकि वो जो सपोर्ट हमको दे रहे हैं उस पर उनको कभी ऐसा नहीं लगे कि हमने कोई ऐसे आदमी को सपोर्ट किया था जो वहां पर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।